अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सईद आपके प्रोग्राम सच के साथ हाजिर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम करता है। नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि हम किसी इख्तिसासी शोबे से इंतख़ाब करते हैं अपने मेहमान का और उसी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले सवालात उनके सामने रखते हैं, जवाब हासिल करते हैं और आपको डिलीवर करते हैं। यही हमारा मकसद है। आज हमारे यहाँ अब तो जाने पहचाने हमारे रिपीटेडली हम बुलाते रहते हैं, हमारे इकोनॉमिक्स्ट हैं और शाहिद अली साहब, तारुफ़ की ज़रूरत नहीं रही। और दूसरे ये कि चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट रहे हैं और 25 साल आपका तजुर्बा है मुख्तलिफ़ फील्ड में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी आपका तजुर्बा है और इक्विटी ब्रोकेज हाउस में भी आपका तजुर्बा है। और सबसे अहम बात ये है कि ये यूनिवर्सिटीज़ में तालीम देते हैं। तालीम और ताल्लुम का काम, इससे बड़ा काम तो कोई है नहीं। और यूनिवर्सिटी और जामियात के लेवल पर तो इसको इसी वजह से जो है ये पुरकशिश शख्सियत हमने यहाँ मदऊ की है। कुछ सवालात कर लेते हैं। आज की जो टॉक ऑफ द टाउन बल्कि टॉक ऑफ द वर्ल्ड आज जो न्यूज़ है इस पर हम बात कर लेते हैं कि ईरानी सदर का इंतकाल हो गया है, जहाँ बहक हो गए हैं हेलीकॉप्टर के हादसे में। और आज हमारे चूँकि पड़ोसी भी बेहतरीन ताल्लुक़ात भी है, भी उन्होंने दौरा भी किया था, बहुत सारे हवाले हैं। हम ये चाहते हैं कि ये जो आज बड़ा वाक़या हुआ है और एक ख़ित्ते का और दुनिया में भी इसके असरात मुरतब हो सकते हैं, लेकिन हमारा तो बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है और हमारा तो ब्रादर मुल्क में कहा जाता है उसमें। तो ये सारी चीज़ें आप ये देखते हैं और उनकी हमारे रईसी हमारे जो सदर हैं इब्राहिम रईसी साहब, उनकी बड़ी अहमियत रही है इस हवाले से कि एक दबाव के माहौल में, सफोकेशन में वो पाकिस्तान का उन्होंने दौरा भी किया और इसी तरह वो अज़रबैजान के दौरे पे भी गए और इसी तरह सऊदी अरब के भी करीब ताल्लुक़ात को उन्होंने कोशिश की, एक माहौल बनाया। और अब जो वह नहीं रहे तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहांगीर साहब, असल में वैसे तो ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। ज़ाहिर है अभी रिसेंटली उन्होंने दौरा किया था पाकिस्तान का और ईरान से हमारे ताल्लुक़ात काफ़ी बेहतर होने शुरू हो गए उनकी वजह से। वैसे इब्राहिम रईसी साहब जो है वो सिर्फ एक सदर ही नहीं थे, बल्कि वो जो अली ख़ामनई साहब जो इस वक्त उनके रूहानी पेशवा हैं, उनके जानशीनों की फहरिस्त, सुप्रीम कमांडर के जानशीन। और ये तमाम जो ईरान के ख़ास मसाइल हैं, जैसे मिसाल के तौर पे उनकी न्यूक्लियर डील जो चल रही है उस पर जब बातचीत होती थी तो यही उसको लीड किया करते थे और ये बहुत ही बेहतरीन किस्म के नेगोशिएटर थे और इसीलिए इनका नाम लिया जाता है। अभी रिसेंटली इन्होंने जो अखलाकियात के मामलात थे ईरान में, उस पर भी ये बहुत इन्होंने सख्त रवैया रखा और उस पर कंप्रोमाइज़ करने से इनकार किया। लेकिन साथ ही साथ इनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो भी इनके साथ थे और तकरीबन ये 9 लोग थे उस हेलीकॉप्टर में। तीन हेलीकॉप्टर थे, 2 खैरियत से पहुंच गए, लेकिन इनका हादसे का शिकार हो गया। अभी तक ये तो नहीं, बड़ा सेटबैक है ईरान के लिए। हाँ, बहुत ही ऐसे ईरान इलाके में था, पहाड़ी सदर ममलिकत भी, उसे वज़ीर ख़ारजा भी, उसके मुख्तलिफ तर्जुमान भी, ये बड़ी अहम शख्सियात उसके अंदर रुखसत हुई हैं। तो लेकिन अभी तक जो जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है और इसराइल की मीडिया ने भी इसको कवर किया है, उसमें कोई इस तरह से अभी कोई चीज़ सामने नहीं आई जिससे कोई साजिश की बू आती हो। जी, बल्कि उन्होंने भी उसी तरह कवर किया जैसे शुरू से एक खबर आपको मैं क़त्ल कलामी करूँ, रूस की तरफ से खबर आई थी कि जहाँ वो हेलीकॉप्टर गिरा है, जहाँ से तपिश उठ रही है, वहाँ से जो है वो मलबा नहीं मिला हेलीकॉप्टर का। इसका मतलब ये है कि कोई शिफ्टिंग हो गई, कुछ और हो गया, कोई कंस्पिरेसी थ्योरी जिसे होती है ना, वो हो गया। लेकिन वो भी स्टैंड नहीं कर सके और वो जो है उन्होंने कहा कि ये हादसा था और ये वाक़या ज़रूर पजीर हुआ जिसमें जो है ये जाँ बहक हुए और ये एक सेटबैक आया है ईरान का, बहुत बड़ी बात है। जी, आप मज़ीद कुछ कहना चाहेंगे? तो ये बात आपकी सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक जो इंटरनेशनल मीडिया इंक्लूडिंग इसराइल जिसने इसको कवरेज दी है, उसमें किसी किस्म का कुछ इस तरह की बात नहीं की। उन्होंने भी नॉर्मल बात की कि भाई वो हादसे का शिकार हो गया है और अभी तक जो है रेस्क्यू टीमें वहाँ जा रही हैं, लेकिन चूँकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था और वो इलाका बहुत दुश्वार था, वहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकती थी, तो पैदल ही जाके ढूंढा जाए तो ढूंढ सकते थे। और वो ऐसा देखा भी गया है कि वो टीमें गई हैं, इस वजह से और 20 टीमें मुकर्रर की गई थी, बल्कि 40 मुझे याद आया।
तो उसकी सारी कोशिशों का नतीजा वो ये हुआ कि ये मसला हल हो गया। हाँ, बड़े उनकी लाशें तो मिल गई हैं, लेकिन अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा। जहाँ तक आपने रूस की बात की है, तो मैं आपको बताऊं कि रशियन जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो इस वक्त दुनिया में नंबर 1 मानी जाती हैं। इसलिए कि आप अगर देखें तो जो तुर्की में जब ये एक रेवोल्यूशन आने वाला था, जो फौजी इनकलाब आने वाला था, उसकी इत्तला भी पेश की रूस की इंटेलिजेंस ने ही तैयब अर्दवान को दी थी। और यहाँ तक कि जो लास्ट इलेक्शन जब हुए थे ट्रंप के, तो उस वक्त भी ट्रंप के ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि इसको जो है रूस की एजेंसी ने सपोर्ट किया था। तो रूस की एजेंसी काफ़ी जो है वो अहमियत रखती है, और अगर वो कुछ कह रहे हैं तो इसका मतलब है कोई ना कोई मामला हो सकता है। बहरहाल चंद दिन देख लेते हैं, चीज़ हक़ाइक़ तो सामने आने हैं। अगर ऐसा कोई साजिश हुई है, कहीं सब कुछ हुआ है, सबोताज हुआ है, तो वो भी आ जाएगा। कोई छुपने वाला दौर तो यह है नहीं। तो खैर की दुआ करते हैं, क्योंकि इससे पूरे ख़ित्ते का जो है ना अमन व अमान मुतासिर हो सकता है। अगर ये कोई साजिश नज़र आती है तो बड़ी तो बेचैनी मतलब पैदा हो जाएगी, इसके हम भी शिकार कहीं ना कहीं हो सकते हैं। ये बात आपकी सही है कि ये क्योंकि बहुत ही अहम शख्सियत थे, आम आदमी नहीं थे। और दूसरी बात ये है कि ईरान ऐसे बहुत सारे शौक़ उसने बर्दाश्त किए हैं। ये उस कौम का एक स्ट्रेंथ है कि आप देखें, इससे पहले जिन लोगों को टारगेट करके भी जो है शहीद किया गया, या और भी लोग उनके जिस तरह से मुख्तलिफ हादसात में शहीद हुए हैं, तब भी इस कौम ने अपने मिशन को आगे रखा है। तो ये हम कह सकते हैं कि ईरानी कौम एक मुत्तहिद और हर तरह के शौक़ बर्दाश्त करने वाली कौम है। चलें, ये हमने खूब जिसे सैड न्यूज़ कहते हैं वो हमने याद रखी, और उसके मुख्तलिफ पहलू भी आपने उजागर किए। आज का जो हमारा मसला ये है, हमारी दूसरी जो चीज़ें हैं, हमारे मुल्क का मसला है कि ये किर्गिस्तान जो है वहाँ के स्टूडेंट हैं। देखें, बड़ी दिलचस्प बात है जो सवाल मैं बना रहा हूँ आपके सामने। 540 तलबा जो है वो वहाँ थे, तालीम हासिल करने पाकिस्तान से गए हुए थे, और उनके साथ ये हुआ कि उन्हें मारा पीटा। पहले तो ख़बरें आई कि उन्हें हलाक भी कर दिया, मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और अभी वहाँ से जो ख़बरें आ रही हैं कि वहाँ के सिर्फ वही नहीं कि जो इसके हॉस्टल में रहने वाले ये वाले जो वहाँ के अवाम हैं, जो दुकानदार हैं, वो भी जो है उन्हें मार पीट करते हैं और चीज़ें नहीं देते। वही कहते हैं कि यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन आप अलमिए जो जिसकी तरफ मैं इशारा करूँ, वहाँ जो यूनिवर्सिटियाँ खोली हैं उसमें बड़ी तादाद जो है यहाँ के पाकिस्तानियों की है, जिन्होंने सरमाया लगा के वहाँ यूनिवर्सिटी खोली। उससे बड़ा अलमिया ये है कि वो हमारे यहाँ क्यों नहीं खोली। सवाल ये बनता है। देखिए जहांगीर साहब, इसमें दो चीज़ें हैं। एक बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो मेडिकल कॉलेजेस हैं या मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी कमी है। जितनी डिमांड है, जितने लोग यहाँ पे मेडिकल की तालीम हासिल करना चाहते हैं, उतनी हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है। दूसरी बात ये है कि इंटरनेशनली भी मेडिकल साइंस में लोगों की बहुत कमी है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। लिहाजा जब पाकिस्तान में लोगों को दाखिला नहीं मिलता तो फिर वो बैरून मुल्क देखते हैं। लेकिन ये जो किर्गिस्तान है, इसमें ये तो एक बहुत ही पसमानदा सा मुल्क है, और यहाँ पे मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए जाने का मतलब ये है कि कोई ना कोई वहाँ 2 नंबर ही है। इसलिए कि तो देखें कोई जो इतना अच्छा मुल्क नहीं है। आप ये देखिए, मिसाल लोग के तौर पर हॉस्टल्स में रहते हैं, बाकायदा ख़र्चा करते हैं, वहाँ के अपने घर वालों से दूर रहते हैं। अगर कोई 2 नंबरी हो तो 2 नंबरी तो यहाँ भी होती रही है। वो जो डिग्रियाँ तैयार मिलती रही हैं, इतनी मशक्क़त और इतनी उन्होंने शोहरत पाली है कि लोग जो कतार अंदर कतार जा रहे हैं वहाँ। असल में इन यूनिवर्सिटीज़ के पास जहाँ ये बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं या कर रहे थे, वो जो है इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। अब ये पता नहीं चल रहा कि ऐसा गरीब मुल्क जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी अच्छी नहीं है, और जो ये हादसा हुआ, अगर आप यकीन करें, पाकिस्तान में भी हालांकि इतने अच्छे हालात नहीं है, लेकिन अगर ये सूरत पाकिस्तान में पैदा होती कि गैर मुल्की तलबा के साथ कोई छेड़छाड़ हो रही है या हंगामा होने का खतरा है, ये तो बड़े एंजॉय करते हैं फौरी तौर पे जो है ना बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में और कंट्रोल कर लेती। और अगर फर्ज कीजिए कि पुलिस के कंट्रोल में नहीं आते तो फौरी तौर पे उसकी मदद के लिए पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं वो भी पहुंच जाती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि उनकी एक तो पुलिस ने रिएक्ट बहुत स्लो किया, और उसके बाद बजाय इसके कि वो इस पर ये समझते हैं कि भाई लोगों के साथ ज्यादती हुई है, बल्कि उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया
कि गैर मुल्की तलबा जो थे वही यहाँ पे गड़बड़ कर रहे थे, उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ा अजीब सा रिस्पॉन्स है, बड़ा गैर जिम्मेदाराना रिस्पॉन्स है उनका। और दूसरी बात ये है कि बच्चे वहाँ सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ हैं, हालांकि लगता नहीं है कि वो इतनी अच्छी तालीम दे रहे होंगे। तो पाकिस्तानी ने जो सरमाया लगाया, पाकिस्तानी तो ये जानते हैं ना कि सरमाया लगाना कहाँ चाहिए। हमारे मुल्क में तो उनको कोई जगह नज़र नहीं आती, लेकिन कोई कशिश तो उनकी होगी, कोई चीज़ तो होगी, उस पर क्या बात करेंगे आप? देखिए, मसला सारा ये है कि जब लोग अपने मुल्क से मायूस हैं और वो ये समझते हैं कि हम किसी भी तरह से इस मुल्क से बाहर चले जाएं, वहाँ उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगी, आमदनी बहुत ज़्यादा है। यानी आप ये देखिए कि इस वक्त जो हमारे मुल्क की जो पर कैपिटा इनकम है वो तकरीबन $1400 है, और आप इसके मुकाबले में अगर हम अमेरिका की देखें तो वो $81,000 पर हेड है। इसी तरह फ्रांस में जो है वो 55,000 या $51,000 है। तो आप ये सोचें कि ऐसे ममालिक में, कनाडा में जाएं आप, वहाँ भी $54,000 पर हेड पर कैपिटा इनकम है। तो आप सोचें कि यानी हमसे तकरीबन 30-40 गुना ज़्यादा वहाँ इनकम होती है। वहाँ अगर रोज़गार ना मिले तो लोगों को वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से वजीफ़ा भी मिलता है। इसलिए हमारे यहाँ से बच्चे चाहते हैं कि वो किसी तरह इस मुल्क से निकल जाएं। अब उसमें जो भी रास्ता मिलता है, अगर देखते हैं कि मेडिकल साइंसेज में उनको दाखिला मिल जाएगा और इस तरह से वो इस मुल्क से चले जाएंगे, तो इसलिए बेचारे वो इन तकलीफ़ों की नज़र हो जाते हैं। ये तो सारी चीज़ें हो गई हैं। अभी कोई एक एडवाइजरी भी बात होती है ना, कहीं जगह एडवाइज़र के तौर पर भी आप इदारों में काम करते हैं। अब हमारी ममलिकत को क्या आप मैसेज देंगे, क्या बिगाड़ है ये? क्या इतना भी सख्त नहीं है कि हम मेडिकल कॉलेजेस खोल सकें? जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो उनकी हालत हमें मालूम है, जो सरकारी कॉलेजेस हैं वहाँ जो है यूनिवर्सिटीज़ हैं, बल्कि वहाँ जो है रिश्वत सतानी, एक ही लोग जो है इस तरह जमा करके किसी का हक मारा जा रहा है, कोई भी इंसाफ और नहीं है। लेकिन एक भीड़ भाड़ वो खड़ी कर देते हैं और फिर बाद में मालूम होता है हिस्ट्री भी लिखनी नहीं आती। ये भी अलमिया है। इस पे भी आपका क्या कहना है? देखिए, आप ये सोचें कि हम इस शहर में रहते हैं और मैं तो यहीं पैदा हुआ हूँ, मेरी उम्र तकरीबन 70 साल होने वाली है। मैंने बचपन से जो देखा है या जवानी में जो कॉलेजेस देखे थे, आज तक वही चले आए हैं। नए कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनाई जा रही है। आप मुझे बताएं कि जो डॉ मेडिकल कॉलेज था, डॉ यूनिवर्सिटी बन गया, सिंध मेडिकल कॉलेज था, सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गई। इसी तरह से हमारे यहाँ एक जो है वो डेंटल मेडिकल कॉलेज था, वो वहाँ पर बढ़ गए। लेकिन जितनी हमारी आबादी बढ़ी है, आप ये सोचें कि 71 में जब पाकिस्तान 2 लाख हुआ, उस वक्त इस वेस्ट पाकिस्तान की आबादी 4,40,00,000 थी। इस वक्त वो 4.25 करोड़ या 4.5 करोड़ से बढ़ के 24 करोड़ हो गई। तो आप ये सोचिए उस आबादी के लिहाज से यहाँ कितने हॉस्पिटल मजीद बनने चाहिए थे, शायद साहब आपकी बातों से कर जो लबोलबाब, उसमें कोई इजाफा नहीं हो रहा। प्राइवेट सेक्टर आ गया, वो आप यकीन करें इस तरह बेदर्दी से लूटते हैं, वो हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। आपकी बातों का लबोलबाब ये निकला कि हाँ कि देखें कि लूट मार जो है प्राइवेट सेक्टर में भी है, और अक़रबा परवरी और रिश्वत सतानी की जो बात है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बहुत हैं। और लोगों को ये तो फ़िक्र है कि वो उनके बच्चे जो मेडिकल डॉक्टर बन जाएं, लेकिन उनको ये फ़िक्र नहीं है कि क्या वो बाकिरदार भी बन सकेंगे रिश्वत लेके जो कुछ हैं। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिसके जवाबात तो सबको मालूम है। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, किसी और मौज़ू के आपके सामने रखते हैं, उस पर हमारे प्रोफेसर साहब से गुफ्तगू करते हैं, शाहिद साहब से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हम आपका खैर मकदम करते हैं। प्रोफेसर शाहिद अली हमारे साथ मौजूद है, इकोनॉमिक्स्ट हैं और बहुत सारे हवाले हैं। हम ये सवाल ही करेंगे कि जो हर साल जो है बजट आता है, मौला जट के साथ तौर पे आता है, बहुत खौफनाक और कुछ ना, और उसके बाद ये देखा जाता है कि जो भी चीज़ की जाती है उसमें अमल दरामद कुछ नहीं होता। टाएँ फिश नारे ज़रूर एलोकेट कर देते हैं, फंड्स बना देते हैं और ना ये बोलते हैं अब हमने ये किया, तरक्याती काम ये होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और फिर आपको मालूम है बजट पे आप बात करें,
बजट की तबाहकारियों पे बात करें। यहाँ तो बजट लोगों के लिए रिफॉर्म लेके आता है, कुछ तरक्यात की मंसूबे लेके आता है, लेकिन यहाँ तो बर्बादी का ऐलान होता है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा है जी। आप भी सुन रहे होंगे पिछले 20-25 साल से जब भी बजट आता है तो अपोजिशन एक ही बात करती है कि अवाम दुश्मन बजट है, ये गरीबों की कमर तोड़ देगा। लेकिन मसला ये है कि पूरी दुनिया में तो बजट आता है लोगों के लिए खुशखबरी लेके आता है कि उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ में इजाफा होगा, उनके तालीमी बजट में इजाफा होगा, लोगों को वज़ाइफ मिलेंगे और लोगों को सहूलियात का ऐलान किया जाता है। हमारे यहाँ उल्टा हिसाब होता है। हमारे यहाँ तो हो ऐसे खौफनाक मंसूबे सामने आते हैं। अब कह रहे अच्छा, मज़े की बात यह है कि गवर्नमेंट अपने सारी कमज़ोरियाँ छुपाने के लिए इसका सारा मलबा IMF पर डाल देती है कि भाई IMF कह रहा है, IMF कह रहा है कि भाई आप बिजली के रेट 80 रुपये कर दें। देखिए, एक सवाल तो बनता है, IMF जो है वो इन लोगों के ये जो इन्होंने चक्कर चला रखे हैं, जिन्होंने लैप्सेस हैं, इनकी जो है मुजरिमाना गफलतें हैं, इन्होंने तवज्जो ही नहीं दी है। अगर कोई आइडेंटिफाई करता है कि भाई ये तो कर लो, ये तो बहुत बुनियादी चीज़ है, ये तो अफ्रीकी ममालिक में भी ऐसा नहीं होता है जिससे आप कर रहे हो, आपको कुछ नज़र ही नहीं आता। अब ये आप पैसे जाते कहाँ हैं, इतना आप कर्ज़ लेते हो, हाजमा आपका ठीक नहीं है, ये जाता क्या, ड्रेन कहाँ हो जाते हैं, और सब ये जो कुछ आ रहा है और जा रहा है और वो शख्सियात में बट रहा है, ये तो कोई बात ना हुई ना। प्रोफेसर साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, असल बात आपने बिल्कुल सही बताई है कि जो वेस्टेज है, जो हमारे खर्चे नाजायज़ और अनप्रोडक्टिव खर्चे हैं वो इतने ज़्यादा हैं और गवर्नमेंट उसको कम नहीं करना चाहती। दूसरी बात यह है कि जो इस मुल्क में पैसे कमाते हैं, जो अमीर तबका है, वो टैक्स देना नहीं चाहता और वही सारे असेंबली में बैठे, वही उन्हीं को फैसले करने हैं। लिहाजा वो घूम फिर के बात गरीबों पे आ जाती है कि भाई आप ऐसा करें, बिजली के रेट बढ़ा दें। भाई अमीर तबका एक काम करता है, आपकी बात कट रही है, एक काम करता है वो क्या करता है कि जो लूट मार के जो है ना अब वो कानून साजी कर लेता है जी जी, उसको जो है ना लॉफुल कर लेता है, जो अनलॉफुल चीज़ों को लॉफुल करके गुंजाइश निकाल के मंजूर करके असेंबलियों से पास कराते, कहता है वो ये जो है आइन, वो दस्तूर में जो लिखा था कानून भी वही है, उसकी तो दमरेला हासिल है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये लाकानूनियत है? ये बात आपकी सही है कि वो हमेशा इसी तरह के कानून बनाते हैं। देखिए 1992 में जो कानून बनाए गए उसके मुताबिक लोग यहाँ से पैसा ले गए और उन्होंने दुबई में जो जायदादें खरीदी हैं या लंदन में खरीदी हैं, उसके अगेंस्ट में आप ये सुने कि जब उनसे बात होती है वो कहते हैं डिक्लेयर्ड है, इसलिए कि कानून साजी इस तरह की गई कि उसमें वो गुंजाइश थी कि वो यहाँ से पैसा बाहर ले गए और उन्होंने नाजायज़ जो है दौलत वहाँ जमा की, और अब वो इसके जवाब में ये नहीं बताते कि पैसा कमाया कहाँ से था, वो ये कहते हैं डिक्लेयर्ड है। एक अरसे से कानून ये है FBR का कि 5 साल तक जो है वो आपका रीओपन होगा केस और वो उस पर टैक्स लग सकता है, पेनल्टी भी लग सकती है, रिव्यू भी हो सकता है, रिवाइज भी हो सकता है, और मतलब 5 साल तक ये बचा के छुपा के रिश्वतों से इधर से ताल्लुकात से बचा के रखते हैं। 5 साल बाद जो है बिल्कुल जो है 15-20 साल 50 साल का सब ठंडा रहता है और वो आगे बढ़ जाते हैं, और फिर यहाँ आगे इतने बढ़ जाते हैं कि मुल्क से बाहर चले जाते हैं, और इतने चले जाते हैं कि यहाँ से जो डॉलर खर्च के आ रहे हैं ना, ये जाके जो है दुबई में लग जाते हैं 11 अरब डॉलर। और जो है इस पोर्शन के हिसाब से आप बताएं तो भारत के बाद हमारा नंबर है जो हमने जो है दुबई में। तो आप सोचिए, भारत की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है, हमारी आबादी सिर्फ 25 करोड़ है। वो जो भारत है उसमें तो बहुत अमीर लोग हैं, वो तरक्की कर रहा है मुल्क तेजी से, वहाँ तो चलो फिर भी कुछ गुंजाइश बनती है, लेकिन हमारा तो गरीब मुल्क है, ज़्यादातर सिविलियन लोग लगा रहे हैं वहाँ, तो हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। हमें तो 1-1 अरब डॉलर के लिए IMF के पीछे लगते हैं और इतनी सारी शराइत उसकी मानते हैं। हमने डॉलर के जो रेट है उसको फ्री छोड़ दिया और डॉलर जो है वो कहाँ, हमारे यहाँ तो सियासतदान है, पता नहीं लेके कहाँ से लेके आ गए हैं। और दूसरी या तो जो है वो हमारे तनख्वाहदार हैं, बड़े बड़े तनख्वाहदार हैं, इतने बड़े तनख्वाहदार हैं कि उन्होंने महल कायम कर लिए महलात के सामने और पूरी दुनिया में जो है। तो ये इसका जवाब तो बनता है ना, वो आपके पास क्या है?
नहीं तो ये बात कोई नहीं करता ना कि भाई आपकी तनख्वाह में आप कैसे इतने पैसे जमा कर सकते हैं कि आप करोड़ों के महलात खरीद लें दुबई में या दूसरे मुल्कों में। इसका कोई जवाब नहीं देता। जवाब ये देते हैं ये डिक्लेयर्ड है और आप चेक कर लें बस। तो अब इसका कौन इन्वेस्टिगेशन कर अच्छा, ये सकता है? IMF को कहता है और हम भी जो इसको गालियां बक रहे होते हैं कि ये कह दिया, देखो हमारा खून चूस रहा रगे जहाँ पे बैठा हुआ है। IMF सही तो नहीं कहता, बिल्कुल सही सही कहता है कि भाई ये तो करो, ये तो करो, ये तो करो, ये तो तुम्हारे हक में है। हमने तो कोई सूद पे पैसे थोड़ी दिए तुम्हें, हमें उसमें हम कोई इंटरेस्ट तो नहीं ले रहे ना, हमारा पैसा हमें वापस चाहिए ना, और आप उसको भी निकाल के देने के लिए तैयार नहीं हो, और जो डॉलर हम वो लेते हो तुम बाहर ड्रेन कर देते हो। तो ये ठीक तो नहीं कहता, फिर क्यों इसको कह जाता आप करके? ये तो इनकी जिम्मेदारी है जो IMF कह रहा है, IMF को कहना पड़ता है, और ये IMF की बात मानने में किसी हद तक मजबूर भी होते हैं, और कभी कभी उसको भी अवॉइड कर जाते हैं। नहीं, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि IMF से ये वादे करते हैं उसे पूरा नहीं करते। इसलिए कि देखिए, जब भी कहा जाता है कि भाई आप अपना जो अमीर तबका है उस पर टैक्स लगाएं, उसकी बातचीत होती है लेकिन वो लगाया नहीं जाता। उसके बाद क्या होता है कि वो सारा का सारा टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स में कन्वर्ट किया जाता है। अब जैसे पेट्रोलियम लेवी लगाई गई है कि हर आदमी जब 1 लीटर पेट्रोल या 1 लीटर डीजल खरीदता है 60 रुपए देने होते हैं। अब इससे कोई नहीं बच सकता, ठीक है ना। इसी तरह से अगर वो जो बिजली हर लीटर पे 60 रुपए, यस, इसी तरह अगर बिजली का यूनिट है वो आप कह रहे हैं कि जनाब जुलाई में 80 रुपए तक हो जाएगा वो, तो फिर आप मुझे बताइए कि हर आदमी ज़ाहिर है बिजली का इस्तेमाल करता है। अच्छा, अब एक और इशू आ गया कि कुछ लोगों ने सोलर पैनल लगाने शुरू किए, उसकी वजह से के इलेक्ट्रिक के साथ उन्होंने नेट मीटरिंग का एक माहिदा किया कि जब हमारे यूनिट ज़्यादा होंगे तो आपका पास बैलेंस जमा हो जाएगा, और जब हम बाद में जैसे गर्मियों में हम ज़्यादा यूनिट यूज़ करेंगे और बनेंगे कम तो वो हमें वापस कर दिए जाएंगे। अब उस पर भी पाबंदी लगाई जा रही है कि नहीं जी ये नहीं होगा, अब ग्रॉस मीटरिंग होगी, और ये जो आपको मिलेगी फैसिलिटी इसको भी ख़त्म करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने ये तजवीज़ दी है कि जी जो आदमी 12 kVA का अगर उसने कोई सोलर पैनल का लगाया हुआ है सिस्टम, उस पर 2000 फी kVA जो है वो टैक्स लगा दो, यानी 12 के 24,000 रुपये सालाना। एक तो कुछ दे नहीं रहे हो, लूट मार कर रहे हो, तो जो चोरी की बिजली भी हमारे खाते में डाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हैं। अगर एक रास्ता निकाला और पैसे से हम खरीदेंगे जी, वो इक्विपमेंट हमारे होंगे ज़ाती तौर पर, उस पर किसी की दस्तरस नहीं है। टैक्स किस चीज़ पे लगा रहे हो तुम? वो कोई हमारी आमदनी है? वो तो हमारे अखराजात हैं, अखराजात में भी तुम टैक्स लगा रहे हो, और एक एक्स्ट्रा अखराजात है वो जो बर्डन है हमारे ऊपर, बोझ है हमारे ऊपर। ये तमाशा क्या है? क्या चाहते हैं ये मुल्क के पीछे पड़े हुए हैं। अब और क्या चाहते हैं? इतनी तो इन्होंने हालत बिगाड़ रखी है। तो अवाम तो पिसते जा रहे हैं। इस वजह से अवाम में इतनी ज़्यादा बेचैनी है, उनके समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। यानी आप एक तरफ ये देखिए कि हर साइड पे आप अगर एग्रीकल्चर के शोबे में देखें तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है सारे किसान परेशान हैं। उनके गंदम उनके हाथ में है, जो ऑफिशियल रेट है 3,900 का, और मार्केट में 2,500-600 में उनसे ली जा रही है। दूसरी तरफ जो यूक्रेन से गंदम मंगाई थी जो बिल्कुल बेकार थी, वो जनाब पता नहीं कहाँ पे रख दी गई, और वो 4,500 से बेच दी गई। 4,000 से 500 से जो बची, जिसके स्टॉक नहीं थे, उसमें कीड़े लग गए। तो ये किसकी बद्दुआ लग गई जो कीड़े लग गए उसमें? इनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, किसी को सजा नहीं होती, हर मामले में गरीबों को पेनलाइज किया जाता है। अब इस वक्त देखिए कि एक तरफ आप कहते हैं कि बिजली सरप्लस है, दूसरी तरफ लोड शेडिंग 10-10, 12-12 घंटे की भी कर रहे हैं बहुत सारे इलाकों में। फिर एक अजीब कानून बनाया कि जो बिजली चोरी करेगा उसका पैसा उससे वसूल किया जाएगा जो बिजली चोरी नहीं करता। तो एक बताइए, इसका मतलब ये है कि चोर तो काबिल माफ़ी है, इसलिए कि वो डकैतों के भाई हैं आपस में। ये डकैत हैं, वो चोर है, बिल्कुल ऐसे, और पिस हम रहे हैं। तो पूरा 100% इलाका जिसमें हम लोग बिलिंग होती है, और उसके अंदर भी 10-10 घंटे जो है लोड शेडिंग हो रही है। और उसके बाद ये कि उसमें जो अनअनाउंस भी होती है उसमें। आप ये देखिए कि एक आपने बिल पे कर दिया, बल्कि एक नहीं कई बिल पे कर दिए, और एक 3 महीने या 6 महीने के बाद उन पिछले 6 महीनों का एडजस्टमेंट आ जाता है। भाई जब हमने बिजली खरीदी, उसका बिल दे दिया, सब कुछ हो गया, फिर एडजस्टमेंट कैसा? अब आप सवाल तो पूछ ही नहीं सकते किसी से। एडजस्टमेंट बस आज तक किसी चीज़ में नहीं है। जो आपने खर्चा कर दिया, जो आपने अदा कर दिया, वो अब वो कह गए कि यार तूने रखा था, इतनी देर रखा था और तूने इस्तेमाल भी किया था,
तो अच्छा, कोई लॉजिक नहीं बन रही। मैं बहुत सेट करके उसको फ्रेम करना चाह रहा हूँ, मेरी अकल में तो नहीं आ रही। आप क्या कहते हैं, क्यों, किस तरह होगा? किसी की अकल में नहीं आता, इसलिए कि ये तमाम की तमाम करप्शन और जो खराब इन्होंने फैसले किए, उसका बर्डन आवाम को जब ये पास ऑन करते हैं तो इन्हें खुद भी समझ में नहीं आता कि क्या करें। ऐसे अजीब अजीब नाम है बिजली में जनाब, चार्जेस, एडिशनल चार्जेस, एडजस्टमेंट, और जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है वो भी, रेडियो टीवी की फीस, मतलब और अगर और कोई वसूल नहीं हो रही हो तो वो भी कैलकुलेट्स के, तो उसमें डाल दें। चोरी बिजली चोरी के पैसे उसमें डाल देते। टीवी चैनल के पैसे जो है मस्जिद से वसूल किए जा रहे हैं, रेडियो मस्जिद पर चल रहा है जिसकी फीस ली जा रही है। अजीब तमाशा है। तो ये, लेकिन ये अब ज्यादा देर चल नहीं सकेगा, इसकी वजह से आवाम में बहुत ज्यादा बेचैनी। इनको तो पता है, अंदाजा ही नहीं है कि चल सकेगा नहीं चल सकेगा। तो दुबई में जैसे कई ममालिक हैं, उनमें इन्होंने महल बना रखे हैं, ये तो चल देंगे, पिसेंगे तो हम ना। नहीं, हम पिस रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि अगर आप जाएं किसी सरकारी दफ्तर में तो आपको बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि किसी गरीब मुल्क का सरकारी ऑफिस है। वहाँ जब साहब आता है तो वो 15 से 16 करोड़ की गाड़ी से उतरता है, और जनाब उसके पीछे इतने सारे नौकर और मुलाजिम दौड़ लगा रहे होते हैं। आप किसी स्कूल पे जाएं तो बच्चों को छोड़ने वाली ज़्यादातर गाड़ियां सरकारी होती हैं, बच्चों को लेने वाली गाड़ियां सरकारी होती हैं। आप बाजार में जाएं तो बेगम साहिबा जो शॉपिंग कर रही होती है वो भी सरकारी गाड़ी में आती है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जिनको सिक्योरिटी का मसला नहीं, वो हमारे नुमाइंदे होते हैं, हमारे नौकर होते हैं, अफसरान भी जो कहते हैं कि नौकरशाही, तो वही वो सारी चीज़ें। लेकिन सिक्योरिटी उनकी जानों की, चंद लोगों की जानों की हम हिफाजत कर रहे हैं। 20-20 का जो है वो चला जा रहा है, काफ़िला चला जा रहा है। आधी पुलिस इन पे खर्च होती है, आधी सी जो है सिक्योरिटी के लिए, इनकी जानों के लिए शेल्टर किया जाता है, और लोग सामने से लोग मार के चले जाते हैं। उसका क्या, वो कहता है कि रिवाल्वर का लाइसेंस दे दो तो बातें कर लेंगे, लेकिन कुछ देते ही नहीं है। और रिवाल्वर भी कोई आसान चीज़ रखने की गरीबों के लिए खरीद सकेंगे वो? साहब आप मुझे बताइए, दुनिया का जो भी महज़िब माशरा है, जो भी मुल्क महज़िब है, वहाँ अगर कोई कत्ल होता है तो किसी को वहाँ पे मुतालबा नहीं करना पड़ता कि कातिल को गिरफ्तार करो, बल्कि कातिल तो बहुत कम वक्त में फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये वाहिद मुल्क है जहाँ पे लोगों को नारा लगाना पड़ता है। अब एक सहाफ़ी को आपको पता है उसको शहीद कर दिया था, आज से 5-6 महीने गुजर गए, आज तक वो कहते हैं उसके कातिलों को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। अब कोई डॉक्टर मारा जाएगा फिर सारी डॉक्टरों की तंजीमें कह देंगी जी डॉक्टर का कातिल गिरफ्तार करो। ये अजीब मुल्क है जहाँ पे कोई सिस्टम काम ही नहीं कर रहा, वहाँ पे मुतालबे करने पड़ते हैं। ये देखें, ये मुल्क और ममलिकत वाली हालत नहीं है, ये कौवा कल्चर है कि इनका एक कौवा मर जाए, चे चे चे, भले दूसरे फना हो रही हो, बर्बाद हो रही हो, मर रही हो, बढ़ रही हो, इनका आदमी मरेंगे तो ये कौवे बन जाते हैं। हर एक अपने अपने उन्होंने पाल रखे हैं। ये कोई क्या ज़िंदगी और कौन सा इंसाफ है और कौन सी सोच है? जब भी तो इनकलाब नहीं आ पाता, कम से कम सोच का इनकलाब तो आता, तो खून का नहीं आता। तो सोच का इनकलाब तो ये है ना कि लोग असल मामला जो है उसकी तरफ जाते, बजाय इसके कि वो वकला जो है अपने आदमी के लिए नारा लगाए और डॉक्टर अपने के लिए लगाए, सहाफ़ी अपने के लिए, सब मिलके बात करें कि भाई सिस्टम काम क्यों नहीं करता। दुनिया भर में कातिल खुद ब खुद गिरफ्तार कर लिया जाता है। सिस्टम बना ही कब है जो सिस्टम काम करेगा? उसका वजूद ही कब है? ये तो एक ऐसा खोल बना रखा है जिसकी एक मफरूदा कहानी है। सिस्टम कहाँ है सर जी? आपकी इजाज़त हो तो मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के साथ हम दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर शाहिद अली साहब इकोनॉमिक्स यहाँ मौजूद हैं। कुछ बातें और कुछ सवालात उठा लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हम आपका खैर मकदम करते हैं। प्रोफेसर शाहिद अली साहब इकोनॉमिक्स ने यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। सवालात का सिलसिला हम फिर आपकी तरफ ले जाते हैं। प्रोफेसर साहब ये बताइए, जो आपने बजट की बात की, उसकी बर्बादी से, और जो IMF ने जो है प्रेशर डाला है तबाही का, उससे तो रोंगटे खड़े कर देने वाली सूरत हाल है। वो कहते हैं कि सिर्फ सूद की मद में जितना हम टैक्स वसूल करेंगे सारा के सारा वो सूद की मद में चले जाएगा। तो फिर हमारी मद कौन सी रह जाए? इसका मतलब है कि इन लोगों की तो मत मारी गई है, और ये हमारी जो है वो हमें भी ठिकाने लगाने की आखिरी तकफीन के इंतज़ार में क्या हैं? ये कैसी खबरें हैं?
और हमारी तो कोई तैयारी नज़र नहीं आती। हाँ, बांगे दोहल, बड़े बड़े बांग वाले नारे जो है ज़रूर नज़र आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो न्यूज़ आ रही है जिसके मुताबिक ये हो रहा है कि जो अब आने वाला साल है इसमें ये बजट का जो टोटल साइज़ होगा वो 18,000 अरब होगा, और उसमें से ये कह रहे हैं कि जनाब आप जो इस साल हमारा FBR का टारगेट था 9,400, इसको 12,400 पर ले जाएं, यानी 3,000 के नए टैक्सेस जो हैं, 3,000 अरब के नए टैक्सेस लगाएं। लेकिन दूसरी तरफ हो ये रहा है कि वो कह रहे हैं कि जो आपका कर्जे पर सूद था इस साल का, जो तखमीना था 7,300 का, और अभी जो 10 महीने गुजरे हैं, यानी आप ये समझें कि जो जुलाई से लेकर और अप्रैल तक का जो अब तक हम सूद अदा कर चुके हैं वो 5,500 अरब है, यानी जून तक जो है ये 7,000 अरब के ऊपर चला जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि जो अगला साल होगा उसमें आप बजट में 9,000 अरब सूद के लिए रख दें। आप मुझे बताएं, इस साल का जो हमारा FBR का टारगेट था 9,400, अब अगले साल 9,000 सिर्फ सूद के लिए रखे जाएं। इसका मतलब एक और भी है कि जो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट 22% है, जिसके बारे में लोगों का ख्याल था कि शायद अब महंगाई कम होना शुरू हो गई है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, लेकिन IMF की जो डिमांड है उसके मुताबिक लगता है कि महंगाई की शरह में कमी होने का चांस कम है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप 9,000 अरब रखें सूद के लिए। इसका मतलब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने वाला नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि जो डॉलर को ये दबाए रखा है, जिनका काम ही डॉलर से खेलना है, उनके पास अरबों डॉलर है, उनके ज़ाती मिल्कियत में जब डॉलर बढ़ेगा तो कितनी खुशी होगी, और जब रुपया घटेगा तो हमारी क्या हालत होगी। आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस वक्त जो नंबर्स आए हैं, जो IMF जो कुछ डिमांड कर रहा है उसके मुताबिक तो लगता है यही है कि डॉलर जो इस वक्त अभी रुका हुआ है और हमारा रुपया मजबूत है, ये लगता है दोबारा कमज़ोर होगा और दोबारा से डॉलर ऊपर जाएगा। इसीलिए वो समझते हैं कि महंगाई बढ़ेगी। एक तरफ तो वो बिजली के रेट 80 रुपये पे ले जाना चाहते हैं, गैस के रेट बढ़ाना चाहते हैं, इसके अलावा वो तमाम रियल इस्टेट सेक्टर पे भी टैक्स लगाना चाहते हैं। अब आपने देखा होगा कि रियल इस्टेट में ना हम जो अभी भी टैक्स वसूल करते हैं वो सिर्फ उस हिस्से को कवर करते हैं जो लीज्ड होते हैं डॉक्यूमेंट, और जो बहुत सारी सोसाइटीज़ जैसे बहरिया टाउन है या जो भी सोसाइटीज़ है, नया नाज़ाबाद है, यहाँ ज़्यादातर क्या होता है कि एक सोसाइटी होती है, प्लॉट काटती है, वो फाइलें बेचती है और फाइलें की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, वो जो है वो पूरे टैक्स रेट से बाहर होती है। ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जहाँ पर भी प्लॉटिंग होती है, जो सोसाइटी प्लॉट काटती है, वो जब तक प्लॉट लीज नहीं होता और जिसमें उसमें जो भी ट्रेडिंग होती है वो टैक्स नेट से बाहर होती है। अब IMF कह रहा है कि इसको टैक्स नेट में लाओ, कितनी सोसाइटी है, वो कितने प्लॉट काट रही है, कितनी बुकिंग कर रही है। अब ये मसला इसमें सियासतदान इन्वॉल्व है, लिहाजा वो कोशिश कर रहे हैं कि ये बच जाए किसी तरह से, चाहे गरीबों पे और टैक्स लग जाए, ये हमारा वाला मसला बच जाए। तो अब हालांकि IMF जो है वो नीचे तक एक एक चीज़ को देख रहा है और वो इनको इंडिकेट करता है, बताता है कि भाई यहाँ से भी टैक्स वसूल करो, लेकिन उस तरफ ही जाते नहीं। ये कोशिश करते हैं गरीबों को निचोड़ो, ऐसा टैक्स लगाओ जिसमें सारे लोग पिस जाएं बस। तो ये जो खून निचोड़ रहे हैं कहाँ तक निचोड़ेंगे? ये कौम को मार डालेंगे। आपसे तवक्का तो वो ये रखते हैं कि भाई आप हौसला अफजाई की बातें किया करो, आप मायूसी फैला रहे हो। प्रोफेसर साहब, ये हम इल्ज़ाम आता है, मीडिया पे भी कभी आता है, और जो है आप लोग आते हैं ये भी, इसका आपके पास क्या जवाब है? क्यों ये मायूसी फैला रहे हैं? मैं मायूसी नहीं फैला रहा, मैं तो नंबर्स बता रहा हूँ आपको कि जो IMF डिमांड कर रहा है। अब बात सारी ये है कि भाई IMF तो डिमांड इसलिए करता है कि वो कर्जा देता है, उसे अपना पैसा वापस चाहिए। बात सारी ये है कि हमारे लोग जो है वो ऐसी पॉलिसीज क्यों नहीं बनाते जिससे कि आवाम को रिलीफ मिले, कोई ऐसे रिफॉर्म्स क्यों नहीं करते जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ऐसे काम क्यों नहीं करते जिससे ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। हम IMF के गुलाम कब तक रहेंगे, कब तक मांगते रहेंगे, कब तक शराइत मांगते रहेंगे? इस तरह तो मुल्क नहीं चलेगा ना। अच्छा, मज़े की बात ये है कि शराइत जो है वो अपने अपने मतलब की तो मान लेते हैं कि जो दूसरे पे टैक्स पड़ जाए, जो उनके दायरे में आती है, उनके मफाद में, तो इस पर वो भी नहीं मानते। नहीं तो उसमें नहीं मानते। देखिए दिलेरी तो देखें ना, फिर डूबेगा नहीं तो क्या होगा? अब बात यह है कि अगर ये रियल इस्टेट पे उस तरह टैक्स लगाएंगे तो इतने सारे सियासतदान भी हैं, बहुत सारे हमारे इदारे भी हैं जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, वो सारे टैक्स नेट में आने से घबराते हैं
वो कहेंगे फिर तो इसका प्रॉपर्टी का काम ही रुक जाएगा, लिहाजा वो इससे बचना बिखर जाएगा ना, ये मुल्क बिखर जाएगा ना। ये जो तहफ़्फ़ुज़ बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम इसके माफिज हैं, फला ये हम ऐवान चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमें मुंतखब किया गया, और जो है इनको इनकी जिम्मेदारी और इनके दायरे कार देखें आप, और उसकी परफॉर्मेंस देखें आप। अब इसी तरह से देखें एग्रीकल्चर के शोबे में कब से टैक्स माफ़ है, टैक्स की छूट है, उस पर टैक्स लगाते ही नहीं है, और लगाते भी तो कहते हैं ये प्रोविंशियल का मसला है लगा ले। अब सूबाई हुकूमत तो उस पर कुछ करती ही नहीं है। और इसके अलावा प्रोविंशियल के मुल्क में नहीं है कि उन पर आप दबाव नहीं डाल सकते, उनको किसी दायरे कार में नहीं ला सकते, कि उनको जो है कोई तो तरीका होता होगा ना। 18 अमेंडमेंट का ये मतलब है कि आपने जान छुड़ा ली, उनको जो है कॉमन पूल से पैसे भी दे दिए, और फिर आपकी ममलिकत क्या है, आपकी जो है आपकी एक रियासत है, रियासत का की एक बात होती है, उसका सदर ममलिकत होता है, तो वो तो सब सूबों को जो है लेके चलता है। ये कैसा है? नहीं, सूबों को तो बहुत पैसा मिलता है, और सूबों के पास इतना पैसा है, उसमें बेहिसाब करप्शन है। जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास पैसे नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि जब 9,000 फेडरल गवर्नमेंट के भी तो कहीं ना कोई जाते होंगे, कोई साथ ही डिफेंस वाले कह रहे हैं हमारे बजट में भी इजाफा करो, तो फिर ये पैसा कहाँ से आएगा? अब हमारा पिछले साल 64,000 अरब का कर्जा इस साल 72,000 अरब से आगे चला गया, तो आगे और अगर हम कर्जा लेंगे तो फिर उसके बाद सूद की अमाउंट क्या होगी, कर्जे की किस्तें क्या होंगी, फिर इन्फ्लेशन कहाँ जाएगा? इस तरह से कैसे मुल्क चलेगा? सवाल तो यही है कि कैसे मुल्क चलेगा। इसी पे सारी बहस है, आज की सारी गुफ्तगू का लबा-लबाब यही निकलता है कि मुल्क कैसे चलेगा, इसके चलाने वाले कहाँ खो गए हैं? क्या ये बाहर जो है पर लगा के उड़ते हैं, डॉलर को भी उड़ा के रखते हैं अपने साथ में, बिल्कुल, और ख़ुद भी जो है ये मज़े की वो आसमानों की सैर कर रहे होते हैं, और बड़े बड़े इनके पास ओहदे होते हैं, बड़े बड़ा पावर प्ले का इनका इंतज़ाम होता है। तो सवाल तो सिर्फ यही है कि होगा तो क्या होगा इस मुल्क का। ये देखें, चश्म कुशा भी कोई चीज़ होती है ना, चश्म कुशा होती है कि हम जो है चश्म कुशाई की तो कर रहे हैं ना, कि भाई खोल लो आके। IMF जो बोलता है, तो वो तो बोलता है ना जो दुनिया में होता है, जो इकोनॉमी के जो बड़े बड़े पावर हाउसेस हैं वहाँ जो होता है, जिसकी वजह पे वो कर्ज निपटा पाते हैं और इससे तरक्की की राह पे आते हैं, वो एक भी स्टेप्स यहाँ नहीं होता। और हर दफ़ा, और ये मैं आपकी बात का लबोलबाब बता रहा हूँ, जो कुछ आप कह चुके हैं। जी बिल्कुल। मैं ये बता रहा हूँ कि आप सारी तबाही के बावजूद भी हमारे पास जो है सूद के बदले सारे टैक्सेस चले जाएंगे, और टैक्सेस भी हमारे इतने महदूद इसलिए, वो तो कह रहा है कि टैक्सेस बढ़ा दो, ये तो हमें देने ही देने, तुमने लिया है तो दे रहे होंगे तुम्हें, वो तो तुम पाबंद हो, इंटरनेशनली पाबंद हो। जब भी जिस भी इदारे से लिया, मालियाती इदारे से लिया, आलमी मालियाती इदारे से लिया, कहीं से लिया, वो तो वापसी है, उसके तो स्टेट पूरी जिम्मेदार है इसकी। तो ये जो चीज़ें हैं, अब इस मुकाम पर हम आपका आखिरी एक छोटा सा वो चाहेंगे कि इस मुकाम पे उम्मीद की किरण रख के खुदा के लिए 1 मिनट में ये बता दें कि हम कहाँ खड़े, और खड़े तो हमने बता दिया, आपने बड़ी तफसील से बता दिया, करें क्या? देखिए, करने का काम तो बहुत है पाकिस्तान में, इसलिए कि वसाइल बेहिसाब हैं। हमारे पास इतनी अच्छी जवान आबादी है, अगर हम उसको सही ट्रेनिंग दें, सारी दुनिया में लोग अपने लोगों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको अच्छी तालीम देते हैं। नंबर 2, जो मुल्क के वसाइल होते हैं उनका अच्छा इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास जनाब हर चीज़ मौजूद है, हमारे पास मादनियात भी हैं, हमारे पास 24 जो घंटे यहाँ पर हवा चलती है तो हम उससे बिजली पैदा कर सकते हैं। 365 दिन हमारे यहाँ सूरज निकलता है, उससे बिजली पैदा हो सकती है। हमारे यहाँ दरिया सिंध 3000 किलोमीटर लंबा है, उससे बिजली पैदा हो सकती है। हमारे यहाँ 1000 किलोमीटर लंबा समंदर है, उससे हम बहुत सारी जो है वो फ़ायदे उठा सकते हैं। लेकिन हम किसी भी अपने वसाइल को इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए कि यहाँ निज़ाम इंसाफ इतना कमज़ोर है कि उसमें कोई भी जो है बड़ी मछली फंसती नहीं है, उसमें सिर्फ छोटे कीड़े मकोड़े फंसते हैं हमारे जैसे। प्रोफेसर शाहिद अली साहब, बहुत ही अगर मुख्तसर सा एक जुमला में कहूँ तो सारी चीज़ें ये अंधेर नगरी चौपट राज, खुदा खैर करे, और ये चौपट राज जो है वो अकल पकड़े, या फिर जो है वो रात से जो है
ज़ाहिर है कि ये जो हटना चाहिए, तब्दीली होनी चाहिए। ये राजधानी तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। ये तो जमहूरियत है। जमहूरियत से जब आप आए हैं तो जमहूर की फ़िक्र ना करेंगे तो फिर तो तबाही तबाही है। तो ये अंधेर नगरी इसलिए है कि यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है। हमारे आमाल का अंधेरा, हमारी फ़िक्र का अंधेरा, हमारे जो है हमारी जो इदारे हैं उसमें जो अंधेरा फैलाया गया है कि इलेक्ट्रिक से लेके जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं जिसका रोशनी फैलाना काम है, वो चोरी भी कर रही है, सीना जोरी भी कर रही है और अंधेरे भी कर रही है। नाज़रीन, अपने मेज़बान जहांगीर सईद को, अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान प्रोफेसर शाहिद अली साहब जो इकोनॉमिक्स्ट हैं और कई पहलुओं पर जो है आपकी दस्तरस नज़र है, उनके साथ आज हमने गुफ्तगू की। हम इंशाअल्लाह फिर हम बुलाते रहते हैं, कभी कभी हमें ज़रूरत जब महसूस होती है तो फिर हम बुलाएंगे। फिर दूसरे जो भी तकाज़ा होता है वक्त का, उस पर हम चाहते हैं कि सवालात करते रहें, आप तक पहुँचाते रहें उसके जवाबात। हमारे साथ रही। अल्लाह हाफ़िज़।